नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। राजस्थान बोर्ड 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का 100% वायरल क्वेश्चन पेपर। यहाँ हम सभी छात्र छात्राओं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर नए पैटर्न पर आधारित हैं वो लाए हैं, जो कि इस बार ऐसा ही आएगा। ठीक है, नया पैटर्न है वो आ गए हैं और इस बार की अर्धवार्षिक परीक्षा पिछले वर्षों से कुछ अलग तरह से होगी। आप कहोगे कि आप क्या कहना चाहते हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार क्वेश्चन पेपर है बोर्ड पैटर्न पर आधारित है वो होगा। जैसा बोर्ड में पेपर आता है वैसा का वैसा इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर है वो आएगा। इससे फ़ायदा ये होगा ताकि जो स्टूडेंट हैं वो बोर्ड परीक्षाओं से डर है वो कम हो जाए, उनका डर है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 2023-24 ये सैंपल प्रश्न पत्र हैं, कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान और पेपर 70 नंबर का होगा। टाइम आपको दी जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। अब देखिएगा, अगला है आपका, इसमें खंड अ है बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ आपको दिए होंगे। हर एक क्वेश्चन है आपका एक एक नंबर का है वो रहने वाला है। तो अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, जो रूसी क्रांति है किन के नेतृत्व में हुई थी? क्या है पूरा मामला? तो जो रूसी क्रांति है इसका नेतृत्व मैं बता दूं पहले, तो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। और इनको क्या कहते हैं, रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? रूसी क्रांति का जनक। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही तो नेतृत्व किया था रूसी क्रांति का, है ना। तो रूसी क्रांति का जनक कहेंगे इनको। और रूसी क्रांति है वो हुई कब थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी और इसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था और इनको जनक कहा जाता है रूसी क्रांति का। और इसके कारण है वो क्या थे, तो इसका मेन कारण है वो तात्कालिक कारण है वो आपका जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो रूसी की है वो हार है हुई थी, रूस की हार है हुई थी, तब ये क्रांति है वो हुई थी। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, प्रथम युद्ध है वो कब हुआ? तो पहला युद्ध है वो कब हुआ था? जब दोनों का देशों का विभाजन है हो गया था। तो सबसे पहले है युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1947 को ये युद्ध है वो शुरू हो गया था। किस कारण हुआ था मैं आपको बता दूंगा अभी। और ये समाप्त कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1949 को ये समाप्त हुआ था। कुल मिलाकर बात ये है कि ये आपका 1947 में हो गया था। ठीक है, और पूरा मामला क्या है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में होता है, ये मैंने बता दिया। और ये युद्ध कश्मीर को लेकर हुआ था। किसको लेकर? जो अपना राज्य है ना कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर को लेकर हुआ था। इसलिए इस युद्ध को कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीर युद्ध भी। और ये युद्ध 22 अक्टूबर 1947 से लगाकर 5 जनवरी 1949 तक लड़ा गया था। वजह क्या है इसके पीछे की? तो जम्मू और कश्मीर राज्य जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी थी लेकिन एक हिंदू थे नेता है वो था। ठीक है, इस प्रकार की 2-3 है वो वजह थी। और एक और वजह थी कि जो कश्मीर है इसको कौन सा देश है इस राज्य को शामिल करेगा अपने देश में, इस पर है बहुत ही बहस है हुई थी। और ये 2 प्रमुख कारण थे। और अब मैं आपको बता देता हूँ, भारत और पाकिस्तान के बीच है युद्ध है, 3 प्रमुख युद्ध हुए थे। कितने प्रमुख? 3 प्रमुख। एक तो मैंने अभी बताया 1947 में होता, और एक आप जानते हो 1971 वाला, है ना, और एक आप जानते हो 1965 वाला। तो ये 3 प्रमुख हैं वो युद्ध हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच। और भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध हुआ था 1947 में। क्या कारण है? तो कश्मीर को लेकर है ये युद्ध हुआ था कि कौन सा देश है, कौन सा राष्ट्र है इस कश्मीर को शामिल करेगा, इस पर बहस हुई थी। और एक है आपका कारण है आपका बताएं कि मुख्य रूप से जो मुस्लिम आबादी थी लेकिन एक ही सिर्फ हिंदू नेता था। ठीक है, ये आपका है हो जाएगा आपका। अगला है आसियान की स्थापना है वो कब है वो की गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर आपकी बोर्ड एग्जाम हो। इसमें देखिएगा आसियान यानी ASEAN, ठीक है, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1963 में बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। बैंकॉक है थाईलैंड, वहाँ पर हुई थी।
और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या है? जकार्ता, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और आसियान में किसी भी मुद्दे और विवाद को शांतिपूर्वक हल है वो किया जाता है। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विवाद हो, उसको शांतिपूर्वक हल है वो किया जाता है आसियान। ये है इसका मतलब है कार्य। और बाकी इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और स्थापना कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। अगला देखिएगा, बहुत ही सिंपल से सिंपल समझाऊंगा। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापना हुई, है ना। तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें होगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। राष्ट्र संघ कहो या फिर लीग ऑफ नेशंस कहो, दोनों एक ही बात है। और अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में शामिल है? तो कौन शामिल है भाई? आतंकवाद, महामारी, तापवर्दी या फिर सभी? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप कमेंट में बता सकते हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं तो इसका हिंट है, जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, इसकी परिभाषा बता देता हूं। ठीक है, तो किसी देश की सुरक्षा के बाहरी या फिर आंतरिक दोनों खतरों को कवर है वो करती हैं। कौन सी? पारंपरिक धारणा। और अब ये हिंट हो गया, गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव से संबंधित था? तो गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। और उनके बाद में उनके बेटे थे कौन? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी ने भी इस नारे का है वो उपयोग किया था। ठीक है, और कब दिया था? तो 1971 में। अगला क्वेश्चन है, 1960 के दशक में किस प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व करिश्माई नेतृत्व वाला हो गया था? करिश्माई नेतृत्व, ये क्या पूरा मामला है? तो ये है आपका, इसका आंसर तो होगा इंदिरा गांधी। क्या है करिश्माई? तो भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व करिश्माई था। क्यों? क्योंकि वे 1967 से लेकर 1977 तक लगातार 3 बार और 1980 से 1984 तक 4थी बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। कितनी बार बन चुकी? 4 बार। 3 बार तो लगातार बनी और एक बीच में है छोड़ा, और फिर है वापस 1980 से 1984 को वापस है भारत की प्रधानमंत्री बनी। एकमात्र इसी कारण उनका व्यक्तित्व करिश्माई नेतृत्व वाला हो गया, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया, है ना। तो कब अस्तित्व में आया? तो ये बात कर लेते हैं। तो 20 फरवरी 1987 में ये भारतीय संघ का 24वां है वो राज्य बनाया गया। कितना राज्य बनाया गया? 24वां। और कब अस्तित्व में आया? 1987 में। 9 नंबर क्वेश्चन है, पोस्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? पोस्को प्लांट ये आपका उड़ीसा। कहाँ पर? उड़ीसा में। 10 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त मोर्चे के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, इन दो में से ही है कोई एक होगा। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर। वैश्वीकरण एक परिघटना है, बहुआयामी, आर्थिक, राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक? तो इसमें सही हो जाएगा, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। इसमें जिससे माल, पूंजी, लोग, विचार, ठीक है, संस्कृति आसानी से सीमाओं के पार प्रवाहित हैं वो होते हैं। ठीक है, बहुआयामी मतलब इनके बहुत सारे हैं वो लक्ष्य हैं वो होते हैं। ठीक है, संस्कृति है, सीमाओं से पार हैं वो प्रवाहित हैं वो होते हैं। कोई भी ज्ञान हो, लोग हो, पूंजी हो, माल हो, यही तो वैश्वीकरण है। और बहुआयामी या मैंने बता दिया है बहुत सारी जगह। ठीक है, अगला देखिएगा, ISI किस देश की खुफिया एजेंसी है? आप सभी स्टूडेंट को पता है, न्यूज़ वगैरह देखते हो आप तो आपको पता होगा। ISI पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। ये क्या काम करती है? इसका गठन कैसे हुआ था? तो ISI का गठन है 1 जनवरी 1948 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और
आईएससी का काम क्या होता है? तो पाकिस्तानी सेना को खुफिया कोई भी जानकारी है वो देना, ठीक है, और विदेशी खुफिया ऑपरेशन है कोई भी प्रकार का वो चलाना। और अभी भारत ने भी बहुत सारे आरोप लगाए आईएससी पर, क्या लगाए कि भारत में इनका काम क्या है आईएससी का? अशांति फैलाना, ठीक है, खालिस्तान के नाम पर आतंकी हमले हैं वो करना, है ना, आतंकवाद का काम करना, ये आईएससी हैं, इन पर आरोप हैं बहुत सारे लगाए गए हैं और ये काम भी ऐसा ही करती है ना। और बाकी अब देखिएगा रिक्त स्थानों के बढ़ना है। भारत का 22वां राज्य है वो बना, भारत का 22वां राज्य है वो कौन सा बना भाई? सिक्किम बना। कौन सा बना? सिक्किम। अगला देखिएगा नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है तो कौन सा मुख्य अंग है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और उसके बाद अगला देखिएगा, मॉन्ट्रियल न्यायचार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था मॉन्ट्रियल न्यायचार? इसका एन राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, इसका ना जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, इसको और क्या कहते हैं भाई? विश्व न्यायालय भी कहते हैं। जो मैंने यहाँ पर इसका आंसर बताया था ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको विश्व न्यायालय भी कहते हैं। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। और मॉन्ट्रियल न्यायचार क्या हो, या फिर प्रोटोकॉल, क्या कहो? प्रोटोकॉल। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको, दोनों एक ही शब्द है, न्यायचार या फिर प्रोटोकॉल। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इससे 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में अपनाया गया था। कहाँ पर अपनाया गया था? कनाडा में, ठीक है, ये हो गया आंसर। आज़ादी के बाद भारत की प्रमुख चुनौती की थी, किसकी थी? आज़ादी के बाद सभी राज्यों को साथ में जोड़ना, मतलब कुल मिलाकर राष्ट्र निर्माण करना, राष्ट्र निर्माण, है ना। भारत की आज़ादी के समय सबसे बड़ी चुनौती विभाजन था। 1947 में पाकिस्तान के विभाजन से जुड़े विवाद ने देश को बड़ी कठिनाइयों का जो सामना है वो करना पड़ा था। ये चुनौतियाँ बहुत सारी थी। और नए आंतरिक आपातकाल की घोषणा वो की थी। किसने की थी? तो मैं आपको बता रहा हूँ, सलाह किसने दी और घोषणा किसने की, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। देखो, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, क्या नाम है मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ ताकि स्टूडेंट है वो कन्फ्यूजन है वो नहीं, वो किस प्रकार से लिखते हैं, फखरुद्दीन, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद। इन्होंने तो क्या की, ये भारत की प्रधानमंत्री थी ना इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा है वो कर दी। किसके कहने पर? इंदिरा गांधी के कहने पर। और इंदिरा गांधी कौन थी भाई? प्रधानमंत्री थी उस समय। और राष्ट्रपति थे अपने फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है वो आपातकाल की घोषणा हुई थी? 352, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला है आपका, कांग्रेस दो दलों और में विभाजित हो गई। किस दलों में? एक तो गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। तो ये बात है सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन शुरू है ना, वहाँ पर हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो दलों में बट गई थी, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें। खंड ब है, शब्द सीमा है 20 से 100 शब्द और एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के आगे, ठीक है। साझी संपदा है वो किसे कहते हैं? साझी संपदा, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी को समझ में आ जाएगा। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, ठीक है। कैसे अधिकार होता है? जैसे कोई नदी है, कोई भी नदी है, उस पर क्या एक व्यक्ति का अधिकार होता है? नहीं होता है, पूरे समुदाय का, बहुत सारे लोगों का अधिकार है वो होता है, ठीक है। जैसे मैदान है, कुआं है, चारागाह है। चारागाह मतलब जैसे कोई जहाँ पर हम भैंसे वगैरह गायें वगैरह चराते हैं, है ना, वो चारागाह पूरे समुदाय के लिए। और आप मान लीजिएगा आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, आपका अपने घर का ही उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं आपके, लगभग मान लीजिएगा 10 लोग हैं रहते हैं आपके परिवार में, ठीक है। तो 10 लोग रहते हैं तो एक चूल्हा होता है, चूल्हे पर तो सबका अधिकार होगा ना, संयुक्त परिवार का चूल्हा, ये भी उदाहरण है, ठीक है। चूल्हे पर तो सबका अधिकार होगा ना, कोई भी रोटी बना सकता है, चाय बना सकता है ना, तो ये सब सभी के लिए है ना, परिवार की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि पूरे गांव का, है ना। अगला है, लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने और किस चुनाव में वो दिया था? तो लोकतंत्र बचाओ का नारा है किसने और किस चुनाव में दिया था? तो 1977 के लोकसभा चुनाव में ये नारा है वो दिया था। और किसने दिया था? तो बीजेपी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने दिया था, ठीक है।
अगला है आपका नेक्स्ट, वर्तमान में भूटान में कैसी शासन प्रणाली है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, भूटान में लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र है। कौन सा है? लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो मैं बता देता हूँ, 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। और इसके उद्देश्य हैं वो क्या थे? उद्देश्य भी अभी बता रहा हूँ। और पहली बात तो जो दक्षेस है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल में है, काठमांडू। काठमांडू। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार करवा रखा है और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछ जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना। जो भी दक्षिण एशिया में देश आ रहे हैं, ठीक है, उनको आपसी सहयोग मतलब दोनों सहयोग करना, ठीक है, और इनसे सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना, विकास करना, है ना। और एक मैंने बात बताई कि भाई जो दक्षिण है इसका मुख्यालय ना काठमांडू नेपाल में, ठीक है, मुख्यालय। अगर आपको सचिवालय पूछ ले तो आप क्या करोगे? सचिवालय, तो सचिवालय पूछिए तो भी आपको बताना है काठमांडू नेपाल। ओके, अगला देखिएगा नेक्स्ट, पंडित नेहरू की विदेश नीति के कोई 2 लक्ष्य हैं वो लिखने हैं। तो इसमें लिख दोगे तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना और कठिन संघर्ष से मिली समरूपता को बचाए रखना, और तीसरा लिख दोगे गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना। बांग्लादेश के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 1971 की बात है, 1971 शेख मुजीब और अवामी लीग ने 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा है वो कर दी। नए देश का नाम रखा गया बांग्लादेश, और 1972 शेख मुजीब है वो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इस प्रकार आप टिप्पणी लिख सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गुड क्वेश्चन। आसियान विजन 2020 की प्रमुख है वो बातें लिखनी है, ये मैंने काफ़ी बार बता रखा है, लिख दोगे आराम से। सोवियत राजनीतिक प्रणाली है वो क्या थी? 1 मिनट, आप अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और या फिर आप सर्च कर सकते हो ग्रो SHIKSHA, ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। या फिर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को है वो ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, सोवियत राजनीतिक प्रणाली है वो क्या थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली है वो क्या थी? तो इसमें आप लिख सकते हो, क्या नहीं लिखोगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष में जगह है वो नहीं थी। ठीक है, ये इस प्रकार की प्रणाली थी। क्या प्रणाली थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसमें किसी अन्य कोई भी राजनीतिक दल या फिर विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। और फिर है 22 नंबर, सुरक्षा की धारणा में शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन मतलब पावर का बैलेंस करना, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार कोई राष्ट्र तब अधिक सुरक्षित होता है जब सैनिक क्षमता इस प्रकार बटी हुई कि कोई अकेला राज्य इतनी शक्तिशाली ना हो कि वह अकेला राज्य अन्य को दबा दे, है ना। मतलब कोई भी अपना राज्य, अपने देश का ही कोई राज्य मान लीजिएगा, ठीक है, उदाहरण के तौर पर कोई भी मान लीजिएगा, उस राज्य को इतनी शक्ति है वो नहीं देनी चाहिए कि वो बाकी के जितने भी राज्य हैं उन पर भारी पड़े, उनको अपने कंट्रोल में ले ले। कोई भी पड़ोसी राज्य है ना, तो इतनी है शक्ति है वो नहीं देनी चाहिए। ये है ना शक्ति संतुलन सिद्धांत है। और अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 23 नंबर, यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावशाली संगठन बनाती हैं? 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से लिखना है। मैंने तो सिंपल समझा है, लेकिन आपको थोड़ा वर्ड है वो ज़्यादा लिखने हैं। यूरोपीय संघ का अपना स्थापना दिवस है, झंडा है, राष्ट्रीय गान है, यूरो जैसे अपने भारत की मुद्रा है ना, रुपया है, तो वैसे ही यूरो उनकी मुद्रा है, ठीक है। इनसे यूरोपीय देशों के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन की पहचान है वो प्रदान है वो करते हैं। ठीक है, ये लिख दो अगर आपसे, इस पर का आपको थोड़ी और लाइनें लिख देनी। आपातकाल के पीछे का कौन सा घटनाक्रम है वो हुआ था? 4 नंबर क्वेश्चन है, छाप दोगे। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा। ठीक है, भारत चीन संबंध में प्रमुख विवाद के मुद्दे क्या रहे, विश्लेषण करना है। पंजाब समझौते के प्रमुख मसले लिखिए। और फिर है खंड स, शब्द सीमा 250 शब्द है। सोवियत संघ के विघटन के पीछे कौन सा घटनाक्रम हुआ, विवेचना कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में आप ये भी कर सकते हो, आसियान के प्रमुख स्तंभों और उनके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, और फिर है सिक्किम के भारत में विलय की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आसियान है ना, दक्षेस है, आसियान है, इन पर तो ये पक्का क्वेश्चन आएगा। वैश्वीकरण है,
है ना, आपातकाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रट लेना आपको। सिक्किम के भारत में विलय की प्रक्रिया का वर्णन करना है, अथवा आपातकाल से उत्पन्न हुए परिणाम और उनसे लिए जाने वाले सबक का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की तुलना करनी है। भारत के एकीकरण में उत्पन्न रियासतों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है। ठीक है, देखो जो ये क्वेश्चन है ना खंड 6 वाले, इसमें देखो आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, और फिर इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन ही करने हैं, पूरे नहीं करने। ठीक है, हाँ ये मैंने बता दिया। और 14 नवंबर 2023 को ये जो कि ये प्रकाशित है वो है 12वीं परीक्षा का पेपर, और मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है। पीडीएफ मैंने बता दी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है गुरु शिक्षा SHIKSHA। बहुत ही आसान भाषा में समझाया, धीरे धीरे समझाया, ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।